Hello students, today I am going to start NCERT Class 8 History Chapter 2 From Trade to Territory। इसका मतलब होता है कि कैसे ब्रिटिशर्स जो इंडिया में आए थे ट्रेड करने, वो यहाँ पे कैसे हुकूमत करने लगे। ये सारी बातें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। औरंगजेब was the last of the powerful Mughal ruler। औरंगजेब लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था। ही इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी। उसने अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया था एक बहुत बड़े एरिया में, दैट इज़ नाउ नोन एज इंडिया। जो आज का इंडिया है, जो आज इंडिया के नाम से जाना जाता है, उस पूरे एरिया पे औरंगजेब का कंट्रोल था। आफ्टर हिज डेथ, उसके मरने के बाद, इन 1707 में जब वो मर गया, मैनी मुगल्स गवर्नर एंड बिग जमींदार बिगेन असर्टिंग देयर अथॉरिटी। तो बहुत सारे जो मुगल किंग जो अपने गवर्नर बनाते थे या बड़े बड़े जो जमींदार थे, वो सब अपनी असर्टिंग देयर अथॉरिटी एंड इस्टेब्लिशिंग रीजनल किंगडम, मतलब वो लोग अपना अधिकार जमाने लगे, मतलब अपने आप को खुद ही वो पावरफुल किंग की तरह पेश करने लगे, या इलाके के वो अपने आप को रीजनल किंग कहलाने लगे। एज पावरफुल रीजनल किंगडम इमर्ज इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। तो कह रहे हैं कि नए नए रीजनल किंगडम उभर के सामने आए। दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर। तो जो मुग़ल के टाइम पे दिल्ली एक पॉलिटिकल सेंटर था जहाँ से सारे एक्टिविटी परफॉर्म कराई जाती थी, उसका अब असर धीरे धीरे कम होने लगा था। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, कह रहे हैं कि 18th सेंचुरी के मिड के बाद, मतलब 1750 के बाद से, हाउएवर अ न्यू पावर वाज इमर्जिंग ऑन द पॉलिटिकल हॉरिजन। तो एक नया पावर उभर के आ रहा था, जो था ब्रिटिश। डिड यू नो दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी। कह रहे कि क्या आप ये जाने कि जो ब्रिटिशर्स थे वो मेनली किस लिए आए थे इंडिया में? वो एक छोटी सी कंपनी थी जो ट्रेड करने के लिए आई थी। एंड वर रिलेक्टेंट टू एक्वायर टेरिटरीज, और उनका कोई भी मतलब ये नहीं था कि वो यहाँ की कोई हुकूमत करे, यहाँ की प्रॉपर्टी या यहाँ की जो भी टेरिटरी है उसको उस पर अधिकार जमाए, इस तरह का उनका कोई भी इरादा नहीं था। हाउ देन डिड दे केम टू बी मास्टर ऑफ ए वास्ट एम्पायर। तो वो कैसे, मतलब इतने बड़े साम्राज्य को कैसे वो उस पर, मतलब उनका अधिकार कैसे हो गया, कैसे वो इतने बड़े एरिया के वो मास्टर बन गए, कैसे वो यहाँ पे हुकूमत करने लगे। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू विल सी, आप देखोगे हाउ दिस केम अबाउट, ये सारी चीज़ें कैसे हुई। अब यहाँ पे एक डायग्राम है, इसमें मुग़ल के लास्ट जो एम्परर थे बहादुर शाह जफ़र, उनकी गिरफ्तारी की सीन इसमें दिखाई गई कि उनको जब ब्रिटिशर्स जो कौन थे, हडसन, कैप्टन हडसन जो थे वो बहादुर शाह जफ़र और उनके बेटों को अरेस्ट कर रहे थे। आफ्टर औरंगजेब देयर वाज नो पावरफुल मुग़ल रूलर। कह रहा औरंगजेब के बाद कोई भी पावरफुल मुग़ल रूलर नहीं बचा था, बट मुग़ल एम्परर्स कंटिन्यूड टू बी सिम्बोलिकली इम्पोर्टेंट। लेकिन जो सिलसिला चल रहा था राजाओं का, बादशाहों का, मुग़ल किंग उसमें जो डायनेस्टीज़ में, तो वो चल रहा था, लेकिन वो जो पावर थे औरंगज़ेब के टाइम तक, उसके बाद धीरे धीरे उनका जो वैल्यू होती थी एक किंग की, जो एक पावरफुल किंग होते थे मुग़ल के, वो धीरे धीरे कम होने लगे। बस एक जैसे निशान के तौर पे, हाँ किंग हैं कहने लायक, बस ऐसे ही रह गए थे। इन फैक्ट व्हेन अ मैसिव रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ब्रोक आउट इन 1857। कह रहा है एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो बहादुर शाह जफ़र द मुग़ल एम्परर एट द टाइम, तो उस वक्त जब ये वो हुआ था विद्रोह, रिबेलियन, तो उस वक्त कौन किंग था मुग़ल का? बहादुर शाह जफ़र। वाज सीन एज द नेचुरल लीडर। तो सारे जो लोग थे जिन्होंने विद्रोह किया था, उन्होंने अपना जो लीडर था वो बहादुर शाह जफ़र को मान लिए थे।
वंस द रिवोल्ट वाज पुट डाउन बाय द कंपनी, जब कंपनी ने रिवोल्ट को दबा दिया तो फिर क्या किया, बहादुर शाह जफर वाज फोर्स टू लीव द किंगडम, तो उनको मजबूर किया गया कि आपको अब राजगद्दी छोड़नी पड़ेगी और आपको इंडिया छोड़ना पड़ेगा। एंड हिज सन वर शॉट इन कोल्ड ब्लड, और उनके जो बेटे थे उनको बहादुर शाह जफर के सामने ही अंग्रेज लोग मार डाले। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो यूरोप की एक कंपनी थी, वो ईस्ट में कैसे आई। इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर्ड फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। कह रहे हैं 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने एक्वायर किया था, पाया था एक चार्टर कहते मंजूरी, फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड, जो उस वक्त इंग्लैंड की जो रानी थी एलिजाबेथ फर्स्ट, उनसे ईस्ट इंडिया कंपनी को सहमति मिली थी, मंजूरी मिली थी। किस चीज़ की, ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट, कि ईस्ट साइड में, मतलब एशिया में ईस्ट साइड या यूरोप के ईस्ट साइड जितनी भी कंट्री है वहाँ हम लोग मतलब ट्रेड कर सकते हैं। ये मंजूरी, जब तक किंग लोग मंजूरी नहीं देंगे तब तक उस कंट्री के कुछ जो भी लोग हैं, जो ट्रेडर हैं, वो दूसरी कंट्री में कैसे जाएंगे, तो उनको ये मंजूरी मिल गई थी। दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कम्पैक्ट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। कह रहे इसका मतलब ये था कि अब कोई दूसरी जो इंग्लैंड की कंपनी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के मुकाबले में अब वो नहीं आ सकती है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से कंपटीशन नहीं कर सकती है। विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशन। कह रहे हैं इस मंजूरी की मदद से कंपनी क्या कर सकी, ओशन क्रॉस करके, लुकिंग फॉर न्यू लैंड फॉर विच इट कुड बाई गुड्स एट अ चीप प्राइस। तो वहाँ से वो निकल कर आई नई नई जगहों पर जहाँ वो सस्ते सामान खरीद सके, एंड कैरी देम बैक टू यूरोप टू सेल हायर प्राइसेस, और अब यूरोप में वापस जाके उसको महंगे दामों पे बेचे। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी। कह रहे कि जो कंपनी थी उसको कोई किसी तरह का डर नहीं था दूसरी इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी से। क्यों? क्योंकि जो परमिशन मिली थी ट्रेड करने की वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली थी। मर्केंटाइल्स ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरीली बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन। कह रहे कि जो इस तरह की कंपनी होती थी उसको उस ज़माने में तभी प्रॉफिट मिल सकता था जब उसका कोई कंपटीटर ना हो, मतलब वो अकेली बिजनेस करे और कोई अदर कंपनी ना हो, तभी उसको प्रॉफिट मिलता था। सो दैट दे कुड बाई चीप एंड सेल डियर। तो ऐसे इसलिए होता था क्योंकि वो अकेले हैं, तो वो सस्ते दामों में सामान खरीदते थे और फिर महंगे दामों में जाके अपनी कंट्रीज़ में बेचते थे या अपने कॉन्टिनेंट में। और अगर कई सारी कंपनियां रहती तो सारी कंपनियां जब सेम चीज़ की डिमांड करेंगी तो जाहिर सी बात है उस चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी। तो जो वो सस्ते दाम की चीज़ें खरीदती थी वो अब उनको महंगा मिलने लगेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो फ़ायदा ये था कि कोई और कंपटीटर नहीं था इंग्लैंड से। द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट। कह रहे जो उनको शाही एक मंजूरी मिली थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो सिर्फ इंग्लैंड के लिए थी कि इंग्लैंड की कोई अदर कंपनी नहीं जा सकती, लेकिन पूरी यूरोप में जो और कंट्री थी उनको वो ईस्टर्न साइड आने में, ईस्टर्न कंट्रीज में आने में वो नहीं रोक सकता था वो चार्टर अकाउंट जो उनको मंजूरी मिली थी। बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। कह रहे सबसे पहले इंग्लिश जो अंग्रेज़ लोग थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनका एक जहाज़ आया और वो कहाँ पे रुका, आके अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पे, राउंड द केप ऑफ गुड होप, ये उस जगह का नाम है, एंड क्रॉस द इंडियन ओशन, और वहाँ से वो फिर इंडियन ओशन को क्रॉस करता हुआ आ रहा था। द पोर्चुगीज़, जो पुर्तगाल हम जिनको बोलते हैं पोर्चुगल, तो वो जो कंट्री थी हैड ऑलरेडी इस्टेब्लिश देयर प्रेजेंस इन द वेस्टर्न कोस्ट। ना अंग्रेज़ अभी वेस्टर्न कोस्ट जो अफ्रीका का वहाँ से होते हुए फिर पूरा इंडियन ओशन क्रॉस करते हुए जब तक आते, उससे पहले जो पुर्तगाल के लोग थे वो इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे आके कब्जा कर लिए थे।
एंड हैड देयर बेस इन गोवा, और अपना बेस जो वो बनाए थे वो गोवा में बनाए थे। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के पैराग्राफ पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल सोशल स्टडीज विद फरहान सर को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो आपको मिलती रहे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।